ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ नजरिया कार्यक्रम में है शोभा ओझा जी। शोभा जी, राहुल गांधी का केदारनाथ जाना, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि कांग्रेस की एक छवि प्रो मुस्लिम बन गई थी और शायद उसी को ये तोड़ने, उस मिथ को तोड़ने की कवायद है। ऐसा क्या है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, तमाम वो संगठन जो कि सांप्रदायिक संगठन है, राहुल गांधी जी से डर गए हैं पूरी तरह से। राहुल गांधी जी जो करें उसमें इनको कुछ न कुछ कहानी नजर आती है। देखिए, राहुल गांधी जी ने स्वयं ने कल साफ किया कि उनकी अपनी आस्था है और खास तौर पे वो पैदल एक आम नागरिक जैसे अपनी आस्था व्यक्त करने जाता है केदारनाथ, वैसे गए हैं। और खास तौर पे इसलिए भी गए क्योंकि इतना बड़ा हादसा केदारनाथ में हो गया था और कई लोगों की जानें गई थी। उसके बाद एक डर बैठ गया था कि पैदल रास्ता शायद बहुत मुश्किल है या सेफ नहीं है, तो उस करके राहुल जी खुद पैदल रास्ते से गए हैं, जिससे कि लोगों में भी एक विश्वास बने कि नहीं, ये अब खतरनाक रास्ता नहीं रहा है और बिल्कुल सेफ है। केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए वहां से जा सकते हैं। तो एक वो भी उनके मन में मंशा थी और ये तो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत आस्था है कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। हर चीज पे राजनीति देखना और नजर आना बहुत गलत है। और ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी सदमे में है कि राहुल जी केदारनाथ क्यों चले गए, उसमें भी उनको मजा नहीं आ रहा है। तो मतलब आखिर वो चाह क्या रहे हैं, इतना क्यों बौखला रहे हैं, ये जानना जरूरी है। क्या अगली कार्यकारिणी में राहुल जी को अध्यक्ष के तौर पर लोग देखेंगे? देखिए, जहां तक कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सीडब्ल्यूसी के मेंबर और कांग्रेस के जो एआईसीसी की मेंबर्स बनते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अभी चुनाव की प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू होने वाली, मेंबरशिप चल रही है। उसके बाद जैसा कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहेगा वैसा होगा। ये बात कई बार आदरणीय सोनिया जी भी कह चुकी हैं कि अगर सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता चाहेंगे कि राहुल जी अध्यक्ष का पद ले, तो राहुल जी जरूर अध्यक्ष का पद लेंगे। लेकिन कांग्रेस, विद इन कांग्रेस भी दो राय हैं। एक पक्ष है ये कहता है कि अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए, और एक धड़ा है जो साफ तौर पे कहता है कि इनको बनना चाहिए, जिम्मेवारी दी जाए। तो ये विरोधाभासी बयान और ये प्रतिक्रिया क्यों आ रही है? नहीं, देखिए, बयानबाजी जो मुश्किल से 2 या 3 नेताओं ने की है। बाकी अगर पूरी कांग्रेस की बात करें तो राहुल जी के नेतृत्व पे सबको विश्वास है, क्योंकि मैं समझती हूँ राहुल जी जैसा नेता मिलना मुश्किल है इस देश को, जो कि इतना सरल और जिसमें कोई फरेब नहीं, कोई झूठ नहीं। नहीं तो हम नेतागिरी में देखते हैं कई लोग, हम अभी भी देख रहे हैं जो अभी नेता हैं, चाहे वो केजरीवाल जी की बात करें, चाहे मोदी जी की बात करें, चाहे अमित शाह जी की बात करें, तमाम वो नेता हैं जो कुछ पाने के लिए, जो सत्ता के लिए झूठ, फरेब, सब हथियार अपनाते हैं। पर राहुल जी एक ऐसे नेता हैं जो झूठ या फरेब का सहारा लेके सत्ता में आना नहीं चाहते हैं। वो बहुत ही सरल नेता हैं, जो सोचते हैं वो बोलते हैं और हर व्यक्ति के लिए, इस देश के आम आदमी के लिए, लेकिन गरीब व्यक्ति के विपरीत लिए प्रतिक्रियाएं भी आपकी ही पार्टी से आई हैं और वो वरिष्ठ हैं, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, उनके अपने निजी कुछ स्वार्थ हो सकते हैं उसके पीछे, उनके बोलने के पीछे। पर जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है राहुल जी के नेतृत्व में। तो क्या ये माना जाएगा कि जो बोल रहे हैं 2 या 3 वरिष्ठ नेता, वो पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहे हैं? हाँ, वो उनका निजी स्वार्थ कहीं छुपा हो सकता है उसमें। वीरभूम में जो महिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसमें महिलाओं को ज्यादा हिस्सा देने की बात हुई थी कि राजनीति में, सियासत में महिलाओं को ज्यादा हिस्सेदारी हो। पिछले चुनाव के दौरान भी आपने कहा कि महिलाओं को ज्यादा भागीदारी मिलेगी, और राहुल जी हैं तो युवाओं को भी मिलेगी। ये रेशियो इस बार कितना बढ़ेगा? देखिए, राहुल जी तो चाहते हैं कि जो आरक्षण है हमारे यहाँ, जो स्थानीय निकायों के आरक्षण में 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए है, जो राजीव जी का सपना था उसको आगे सोनिया जी और राहुल जी ने बढ़ाया, 33 से 50% कर दिया। तो वो 50% में हमारे संगठन से जुड़े हुए महिलाएं जो मेहनत करती हैं, जो काम करती हैं, झंडे उठाती हैं, प्रदर्शन करती हैं, पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हैं, वो उसमें लड़ें और जीत के आए।
जहां तक विधानसभाओं की बात है, तो जो महिला आरक्षण बिल, जिसको कांग्रेस ने राज्यसभा में, उनके पास गिनती थी, राज्यसभा से पास करा लिया था, लोकसभा में क्योंकि गिनती नहीं थी और तमाम विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए पास नहीं करा पाए हम लोग। पर वो हमारी पुरजोर कोशिश है कि आने वाले दिनों में ये महिला आरक्षण बिल पास हो जाए, जिससे कि हमें अपना अधिकार मिल जाए, फिर हमें किसी से मांगना ना पड़े कि हमें इतनी % महिलाओं को लड़ाइए, उतने % महिलाओं को लड़ाइए। नहीं, हमको अपना अधिकार चाहिए 33% का, कि 33% महिलाएं विधानसभा और लोकसभा में लड़ें और जीत के आए, और चाहे किसी पार्टी से महिला जीते, पर महिला तो सशक्त हो, महिला विधानसभा में आए, महिला लोकसभा में आए, जिससे कि बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो महिला से जीवन से जुड़े हुए हैं, जिसका निर्णय एक पुरुष बैठ के संसद में या विधानसभाओं में करता है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता। कई बार होता है कि महिलाओं की समझ से, महिलाओं के हिसाब से वो लॉ गलत होता है, पर क्योंकि कोई महिला नहीं है, वो उतनी बड़ी तादाद में महिलाएं नहीं है, तो वो निर्णय एक पुरुष सोच से हो जाता है, जिसका असर महिलाओं पे होता है। तो निश्चित ही महिलाओं का विधानसभा और लोकसभा में नंबर बढ़ना चाहिए, जिससे कि उनकी भी भागीदारी शासन में, प्रशासन में बराबरी। निकाय चुनाव में तो ठीक है कि रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपने उतनी तादाद में सीट नहीं दिए, मतलब आपके कैंडिडेट उतने नहीं थे। आप देखिए, मैंने कहा ना, क्योंकि पुरुष प्रधान है पॉलिटिकल एरिया, हम कह सकते हैं कि राजनीति भी पुरुष प्रधान है, जैसा देश पुरुष प्रधान है, तो किसी भी महिला के लिए ये प्रूव करना पाना कि मैं लोकसभा चुनाव जीत के आ जाऊंगी, मुझे आप टिकट दीजिए, या वो उतना पैसा, दमखम, सब कुछ दिखाना बहुत मुश्किल रहता है। तो यही मैं कह रही हूँ कि जब तक का आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक का ये अधिकार हमको नहीं मिलेगा। और मैं तो ये आह्वान करती हूँ पूरे देश की महिलाओं से कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी ने, जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस देश की महिलाओं से वादा किया था कि आप मुझे सरकार में लाइए, मैं आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में ये बिल पास करूंगा। अभी 1 साल होने में आ रहा है, राज्यसभा से ऑलरेडी पास है, पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ये बिल पास कर चुका है राज्यसभा से। अब बारी उनकी है, लोकसभा में वो इसको टेबल करे और इसको पास कराए, ये जवाबदारी उसकी, उनकी है। और नहीं तो आने वाले दिनों में महिला सभी संगठन उनको इस विषय पे घेरेंगे। लोकसभा में पारित हो या ना हो बिल, अगर आप इसके पक्ष में हैं तो आप तो कम से कम उतने लोग। देखिए, बिना आरक्षण बिल पास करें, मैं समझती हूँ कोई भी पार्टी 33% महिलाओं को टिकट नहीं देगी, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि राजनीति भी पुरुष प्रधान है। यहाँ भी वो संघर्ष तो महिलाओं का हर एरिया में है, इस देश में हर फील्ड में उसको संघर्ष उसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कोख से लेके पूरे जीवन तक। तो इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं को 33% टिकट बिना आरक्षण के अधिकार के दे देगी, तो वो गलत है। चलिए, अब राष्ट्रीय कुछ मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मोदी जी के साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या किस तरह से आंक रही हैं? क्योंकि शुरुआती दौर में जब बात हुई थी तब हुआ था कि अभी 1-2 महीने हुए हैं, थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने बहुत लुभावने नारे दिए थे, अच्छे दिन का वादा किया था, काला धन वापस लाने की बात कही थी, महिला अत्याचार पे उन्होंने कहा था कि हम 0 टॉलरेंस रखेंगे, युवकों को नौकरियां देने की बात करी थी, सबका साथ सबका विकास करने की बात करी थी। आज हम पलट के जब देखते हैं तो अच्छे दिन किसके लिए आए हैं? मोदी जी और उनके तमाम मंत्रियों के लिए आए हैं। मंत्री भी सबों के लिए नहीं आए, कुछ मंत्रियों के लिए आए हैं, क्योंकि मोदी जी विदेश यात्रा पर रहते, विदेश मंत्री बेचारी सुषमा स्वराज जी देश में बैठी रहती हैं, तो मंत्री भी सबके अच्छे दिन नहीं आए, कुछ मंत्रियों के अच्छे दिन आए हैं। जनता तो परेशान है, आज महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान बड़ी तादाद में आत्महत्या कर रहा है, जिसके लिए मुआवजा ढंग से उसको मिल नहीं पा रहा है, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उसकी जमीन छीनने की बात कर रही है सरकार। तो आखिर किसके लिए अच्छे दिन आए हैं? कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं, जिनको सरकार का पूरा समर्थन है, जो विदेश यात्राओं पे भी जाते हैं सरकार के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, तो उनके लिए अच्छे दिन आए होंगे। बाकी जनता तो पूरी तरह से ठगी, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। मैं समझती हूँ वही कारण रहा होगा कि दिल्ली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का जो
बहुत ही बुरी तरह से हारना हुआ। और साथ ही अगर हम देखें तो साल भर के इतने छोटे समय में इतने पूरी जो सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीती हो, उससे मोह भंग इतनी बुरी तरह से पहले कभी नहीं हुआ जितना इस पूरे एक साल में हुआ है। शोभा जी, जहां तक किसानों की आत्महत्या का मामला है तो ये सिलसिला तो पुराना है। विदर्भ में किसानों की मौत का सिलसिला जारी है। मनमोहन सिंह जी खुद भी गए थे वहां पर किसानों से मिलने, तो उस समय भी कोई खास मतलब कानून ऐसे नहीं लाए गए थे मुआवजे को लेकर या किसानों को राहत देने को लेकर। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि किसान आत्महत्या जब कर रहा था, जब मनमोहन सिंह जी भी गए थे, यूपीए की सरकार ने 72,000 करोड़ का किसान का कर्जा माफ किया था। जब फसलें बिगड़ी थी ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से, तो 72,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ था किसान का। और आपको याद होगा कि किसान की इसी हालत को देखते हुए मनरेगा बनाया था, जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसीलिए बनी थी कि जो किसान, छोटा किसान है, जिसके पास जमीन बहुत कम है, जिसकी अगर फसल नष्ट हो जाती है, उसके पास जमीन बहुत कम है या किसी और की जमीन को वो जोतता है, तो उसको रोजगार देने, मतलब उसको रोजगार उसका अधिकार, रोजगार का अधिकार उसको दिया, जिससे कि सरकार बाध्य हो उसको 100 दिन का रोजगार देने के लिए। मनरेगा इसीलिए बना था। और बड़ा दुखद है, मतलब ये सोच के भी शर्म आती है कि प्रधानमंत्री जी ने इसी मनरेगा को कांग्रेस का गलतियों का स्मारक बताया और इसकी खिल्ली उड़ाई। जो मनरेगा गरीबों को रोजगार देता था, जिससे हमारे ग्रामीण अंचल के भाई बहनों को रोजगार का अधिकार मिला था, ये मोदी सरकार उसी की खिल्ली उड़ाती। अभी पिछले 6 महीने से मोदी सरकार ने मनरेगा में जो काम कर रहा हमारा किसान मजदूर है, उसको पैसे नहीं दिए हैं। ये धीरे धीरे इस स्कीम को बंद करने की मंशा से इस तरह का काम कर रही है। मोदी सरकार ने तो कहा कि 365 दिन में 100 दिन, बाकी 265 दिन क्या खाएगा? उतना तो दीजिए आप, उतना भी आप उससे छीन रहे हैं। जो 100 दिन का उसका रोजगार का अधिकार, वो भी आप उससे छीन रहे हैं, तो आखिर क्या वो भूखा मरे? और फूड सिक्योरिटी, खाद्य का अधिकार, ये भी कांग्रेस की सरकार ने दिया कि कोई भी गरीब बिना खाद्य के भूखा नहीं मरेगा या आत्महत्या करने को विवश नहीं होगा। उसका भी आपने अभी तक इम्प्लीमेंटेशन बराबरी से नहीं किया। आप आखिर साल भर में सरकार ने करा क्या है, इसका जवाब तो इनको साल भर में देना पड़ेगा। अब हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर, जो राजनीति का जो स्तर है, अभी जो जंतर मंतर पे हुआ, उस घटनाक्रम के मद्देनजर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब इस तरह के लोग जो एक आंदोलन से केवल जुड़े हुए थे, पार्टी बना लेते हैं और वो भी अपने आप को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर दिखाते हुए हाई मॉरल ग्राउंड्स को बताते हुए पार्टी बनाते हैं, और उसके बाद जब पार्टी चलाने की, सरकार चलाने की, जब जनता आपको चुन लेती है और सरकार चलाने का आपको अवसर मिलता है, पर आपकी इमेच्योरिटी की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। जब आप पार्टी ने किसानों की रैली करी, तो सबसे पहले जरूरी होता है, कोई रैली जब होती है, कि उसकी व्यवस्थाएं, तो उसकी व्यवस्थाओं में ये होता है कि एक एम्बुलेंस होना जरूरी है, एक फायर ब्रिगेड होना जरूरी है, पानी की पीने की व्यवस्था होना जरूरी है, डॉक्टर्स होना वहां जरूरी है, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, कब कौन सा हादसा हो जाए उसके लिए तैयारी के लिए, रैली के लिए सब जरूरी होता है। पर ये आपकी पार्टी ने इतनी बड़ी रैली करी, ये सब चीजें नदारद थी उसमें से। एक किसान मुख्यमंत्री के सामने झाड़ से झूल जाता है, मुख्यमंत्री, उसकी पूरी कैबिनेट, तमाम पुलिस वाले, पूरे उनके समर्थक खड़े तमाशा देखते रहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता। और ये केवल और केवल असंवेदनशीलता है जो आप पार्टी के तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री सहित दिखाई है, जिसकी वजह से एक पिता छीना है बच्चों से, एक बेटा छीना है बाप से, और एक पति छीना है बीवी से। और ये पूरा जो एपिसोड हुआ, इसके बाद जो बेशर्मी से उनके तमाम नेताओं ने बयान दिए कि अगली बार अगर कोई किसान लटकेगा तो खूब केजरीवाल जी चढ़ेंगे और बचाएंगे, इस तरह के बयान आए, वो साफ तौर पे दिखाते कि उनको इसका कोई दुख भी नहीं है। चलिए शोभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो हमारे साथ थी शोभा ओझा जी, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बड़ी शख्सियत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।